प्यारे बच्चों, ये अध्याय 7 का भाग 2 है और हमने 6 अध्याय पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। 7वें अध्याय का पहला भाग कंप्लीट हो गया है। ये क्लास टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए चलाई जा रही है। तीनों के लिए मनोविज्ञान की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉपी पेन लेकर के बैठिए क्लास में और इन सब क्वेश्चन को लिखते जाइए। वन लाइन क्वेश्चन की क्लास है और जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लें और उनको रजिस्टर कर लें, फेयर कर लें और उनको याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7 का भाग 2। क्वेश्चन नंबर 26 है, करके सीखना किस विधि में प्रयोग होता है। करके सीखना किस विधि में प्रयोग होता है। तो ये करके सीखना मॉन्टेसरी विधि में प्रयोग होता है, किंडरगार्टन में प्रयोग होता है, प्रोजेक्ट 3 में प्रयोग होता है। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि में भी हम करके सीखते हैं, किंडरगार्टन में भी करके सीखते हैं और प्रोजेक्ट विधि में भी हम करके सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इदम का संबंध किससे है। इदम का संबंध किससे, तो ये पार्श्विक जगत से है। ठीक है, ये 3 है, इदम, अहम, पराहम। ये मन की 3 स्थितियाँ फ्राइड ने बताई हैं। ठीक है, तो इदम का संबंध किससे, पार्श्विक जगत से है। क्वेश्चन नंबर 28, सृजनात्मकता में कितने तत्व होते हैं। सृजनात्मकता में कितने तत्व होते हैं, तो इसमें 4 तत्व होते हैं। पहला प्रवाह, दूसरा विविध, तीसरा मौलिकता और चौथा विस्तारण। ये सृजनात्मकता में आपके 4 तत्व होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, सृजनात्मकता के प्रवाह तत्व कितने अंग हैं। ठीक है, सृजनात्मकता के प्रवाह तत्व के कितने अंग हैं, तो ये 4 अंग हैं। पहला शब्द, दूसरा वैचारिक, तीसरा अव्यक्ति प्रवाह, चौथा साहचर्य प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 30, विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि सामान्यता कितनी होती है। विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि सामान्यता 130 होती है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिभाशाली बालकों में कौन सा गुण पाया जाता है। तो प्रतिभाशाली बालकों में अंतर्दृष्टि, अमूर्त चिंतन और अन्वेषण, तीनों गुण पाए जाते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, अंतर्दृष्टि होती है ना। अंतर्दृष्टि मतलब किसी भी बात को गहराई से सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद में उस चीज़ का निर्णय लेते हैं, यानी कि हर बात को वो समझते हैं। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन करने में माहिर होते हैं, यानी कि जो चीज़ उनके समझ नहीं है या फिर आगे आने वाला सॉल्यूशन, कोई ऐसी समस्या का सॉल्यूशन उनको निकालना है जो अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके लिए अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ अन्वेषण, यानी कि कोई नई चीज़ भी बनाने में सक्षम होते हैं। तो ये प्रतिभाशाली बालकों की पहचान होती है, ये गुण उनमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी विधि को अधिक सफल माना जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी विधि को अधिक सफल माना जाता है, तो योजना विधि। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी शिक्षा हेतु कौन सी विधि मानी जाती है, योजना विधि सबसे बेहतरीन होती है। क्वेश्चन नंबर 33, मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सी शिक्षण विधि सफल होगी। मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सी शिक्षण विधि सफल होगी, तो प्रदर्शन विधि। जो मंद बुद्धि बालक है उनको कोई भी चीज़ आप सिखाना चाहते हो तो उस चीज़ को डायरेक्ट प्रत्यक्ष उनके सामने रख दो तो उस चीज़ को जल्दी सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, श्रवण दोष से ग्रसित बालक को किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है। श्रवण दोष से ग्रसित बालक को किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो ये क्रियात्मक विधि। ठीक है, जो श्रवण दोष से ग्रसित बालकों को क्रियात्मक विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, श्रवण दोष से स्थगित प्रथम विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। श्रवण दोष से स्थापित प्रथम विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, तो ये यूरोप में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रेल पद्धति की खोज कब हुई। तो ब्रेल पद्धति की खोज 1923 में हुई थी। ब्रेल पद्धति, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेल पद्धति इस्तेमाल की जाती है और इसकी खोज लुई ब्रेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, छड़ी भ्रमण अधिगम किसके लिए,
छड़ी वृद्धम जो अधिगम है वो किसके लिए होता है, वो अंध बालक के लिए होता है, यानी कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए छड़ी भ्रमण अधिगम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? तो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को डिस्फेजिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस देश में मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा पर सबसे पहले जोर दिया गया था? किस देश में मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा पर सबसे पहले जोर दिया गया था? तो अमेरिका में दिया गया था। अमेरिका में सबसे पहले जो है कि मंदबुद्धि बच्चों पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, श्रवण दोष होने का कारण क्या है? जो श्रवण दोष है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है समय से पूर्व जन्म लेने के कारण। अगर समय से पहले जो बच्चे जन्म ले लेते हैं उनमें श्रवण दोष होने की संभावना बनी रहती है, और ये वंशानुगत भी हो सकता है। ठीक, जेनेटिक भी इसको कहा जा सकता है कि जेनेटिक हो सकता है जी। क्वेश्चन नंबर 41, किस देश की सरकार ने प्रथम बार मंद और पिछड़े बालक में भेद किया था? किस देश की सरकार ने प्रथम बार मंद और पिछड़े बालक में भेद किया था? तो ब्रिटेन की सरकार। ब्रिटेन की सरकार ने पहली बार मंद और पिछड़े बालक में भेद किया था। क्वेश्चन नंबर 42, प्रतिभाशाली बालक की IQ 140 होती है, यह किसका मत है? प्रतिभाशाली बालक की IQ 140 होती है, किसका मत है? यह टर्मन की मत है। टर्मन का कहना है कि जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी IQ 140 होती है। क्वेश्चन नंबर 43, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? नवोदय विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? नई शिक्षा नीति द्वारा। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? नई शिक्षा नीति द्वारा नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, अभिप्रेरणा के कितने स्रोत या घटक हैं? अभिप्रेरणा के कितने स्रोत या घटक हैं? तो ये 4 हैं। अभिप्रेरणा के कितने स्रोत या घटक हैं? 4 हैं। पहली है आवश्यकता यानी कि नीड्स, दूसरी है चालक या अंतर्नोद यानी कि ड्राइव, तीसरा है उद्दीपन या प्रोत्साहन, ठीक है, इंसेंटिव, और चौथा है अभिप्रेरण और प्रेरक यानी कि मोटिव्स। तो ये हैं अभिप्रेरणा के 4 स्रोत, आवश्यकता, चालन यानी कि अंतर्नोद, उद्दीपन और अभिप्रेरक। इन सब से क्या होती है? ये अभिप्रेरणा मिलती है अपन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, वात्सल्य संवेगों से किस मूल प्रवृत्ति का विकास होता है? वात्सल्य संवेग से किस मूल प्रवृत्ति का विकास होता है? तो संतान कामना का। आपने हिंदी में संवेग पढ़े होंगे, रस पढ़े होंगे, वात्सल्य रस जो पुत्र के लिए होता है। तो जो वात्सल्य संवेग से किस मूल प्रवृत्ति का विकास होता है? तो संतान कामना का होता है। क्वेश्चन नंबर 47, संवेग की क्या विशेषता है? जो संवेग होता है उसकी विशेषता यहाँ पे पूछेगी। तो संवेग की विशेषता होती है, पहली है भावना प्रधान होता है ये संवेग, दूसरा परिवर्तन होता रहता है संवेग में हमेशा, और तीसरा विचार का लोप हो जाता है, ठीक है। जो भी आपके संवेग होते हैं उसमें ज़्यादा देर तक विचार होते नहीं, इसमें परिवर्तन होता है, तुरंत इसका लोप हो जाता है। ये भावना प्रधान होते हैं, जब तक आपकी भावना रहती है तब तक आपका विचार बना रहता है, संवेग आपका बना रहेगा, फिर ये चला जाता है, ठीक है। संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग का मतलब होता है कुछ समय के लिए आना और चले जाना, यानी कि जो विचार आपके मन में थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं उनको हम संवेग कह सकते हैं, है ना। यानी कि जो थोड़ी समय के लिए जो विचार आते हैं वही संवेग होता है। जैसे क्रोध है, ठीक है, खुशी है, दुख है, ये आपको बहुत देर तक नहीं रहता। आप खुश होगे तो खुश आप बहुत देर तक नहीं रह सकते, थोड़ी देर रहोगे फिर आपको आप हंसोगे, ज़्यादा देर हंस नहीं सकते। यानी कि आपको खुशी बहुत देर तक नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की, और गम भी बहुत देर तक नहीं रहता। गम थोड़ा ज़्यादा रहता है, खुशी थोड़ी कम रहती, लेकिन ये होते हैं आपके क्या? संवेग सारे के सारे, ठीक है। आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ गया तो आप दिन भर गुस्सा नहीं बने रहोगे, कुछ देर तक गुस्सा रहता है फिर चला जाता है। ये क्या है? ये एक संवेग है। युयुत्सा मूल प्रवृत्ति का संबंध किस संवेग से है? युयुत्सा मूल प्रवृत्ति का संबंध किस संवेग से है? तो ये क्रोध से होता है। क्वेश्चन नंबर 49,
स्वाभिमान संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है? स्वाभिमान संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो गौरव। जो स्वाभिमान संवेग की मूल प्रवृत्ति है वो गौरव होती है। क्वेश्चन नंबर 50, आमोद संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है? आमोद संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो आमोद संवेग की मूल प्रवृत्ति है हास। क्वेश्चन नंबर 51, दैन्य मूल प्रवृत्ति का संवेग कौन सा है? दैन्य मूल प्रवृत्ति का संवेग कौन सा है? तो आत्महीनता। दैन्य मूल प्रवृत्ति का संवेग कौन सा है? आत्महीनता है। क्वेश्चन नंबर 52, भय संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो भय संवेग की मूल प्रवृत्ति है पलायन। जब भय होता है किसी चीज़ का तो वहाँ से पलायन होना स्वाभाविक सी बात है। क्वेश्चन नंबर 53, भूख संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो भूख संवेग की जो मूल प्रवृत्ति है भोजन की तलाश है। क्वेश्चन नंबर 54, अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत की खोज कब हुई? अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत की खोज कब हुई? तो 1954 में अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्नोद अभिप्रेरणा क्या है? अंतर्नोद अभिप्रेरणा क्या है? तो अंतर्नोद अभिप्रेरणा आपकी भूख है। क्वेश्चन नंबर 56, उद्दीपन अभिप्रेरणा क्या है? तो उद्दीपन अभिप्रेरणा आपकी भोजन है। उद्दीपन वो चीज़ें होती हैं जिसको देख करके अपने मन में संवेग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 57, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जेम्स ने की थी 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 58, अभिक्षमता परीक्षणों को उनकी प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के परीक्षण बताए गए हैं? अभिक्षमता परीक्षणों को उनकी प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के परीक्षण बताए गए हैं? तो 3 प्रकार के। अभिक्षमता परीक्षणों को उनकी प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के परीक्षण बताए गए हैं? 3। पहला सामान्य अभिक्षमता, दूसरा भेदक अभिक्षमता, तीसरा विशिष्ट अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 59, अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड के निर्माण में क्या क्या सम्मिलित होता है? अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड के निर्माण में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो पहला होता है संवेगात्मकता, दूसरा क्रियात्मक पक्ष और तीसरा प्रेरणात्मक। ये तीनों अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड के निर्माण में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 60, अभिवृत्ति और अभिक्षमता का संबंध कैसा है? अभिवृत्ति और अभिक्षमता का संबंध कैसा है? तो परस्पर विरोधी होता है। ठीक है, अभिवृत्ति और अभिक्षमता का संबंध कैसा होता है? परस्पर विरोधी होता है। क्वेश्चन नंबर 61, अभिवृत्ति सदैव कैसी होती है? तो अभिवृत्ति सदैव अर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 62, अभिक्षमता सदैव कैसी होती है? तो अभिक्षमता सदैव जन्मजात होती है। क्वेश्चन नंबर 63, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में किस तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत में किस तत्व पे सर्वाधिक जोर दिया जाता है? तो अवलोकन पे दिया जाता है, अनुकरण पे दिया जाता है और अधिगम पे दिया जाता है। तीनों पे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, क्रियात्मक अनुसंधान को प्रथम बार सर्वाधिक महत्व किस देश में मिला? क्रियात्मक अनुसंधान को प्रथम बार सर्वाधिक महत्व किस देश में मिला? तो अमेरिका में मिला था। क्रियात्मक अनुसंधान को प्रथम बार सर्वाधिक महत्व अमेरिका में मिला था। क्वेश्चन नंबर 65, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो विद्यालयी समस्या को हल करना। जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यालयी समस्या को हल करना। क्वेश्चन नंबर 66, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ? क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ?
तो ये सैन्य क्षेत्र में। क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ? सैन्य क्षेत्र में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67, क्रियात्मक अनुसंधान के विकास का समय क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के विकास का समय क्या है? तो ये 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जो क्रियात्मक अनुसंधान है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही इसका विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता के अंग कौन कौन से हैं? जो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता के अंग कौन कौन से हैं? तो प्रबंधक, प्रधानाचार्य और शिक्षक, ये क्रियात्मक जो अनुसंधान होते हैं अनुसंधानकर्ता के अंग होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 69, परंपरागत अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? परंपरागत अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? तो ये समस्या का चयन करना। जो परंपरागत अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या का चयन करना। क्वेश्चन नंबर 70, शिक्षण का पहला चरण क्या है? शिक्षण का पहला चरण क्या है? तो पहले से योजना बनाना। शिक्षण का पहला चरण होता है पहले से योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 71, खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से खेल खेले जाते हैं? खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से खेल खेले जाते हैं? तो मानसिक व स्पर्धात्मक खेल, दूसरा रचनात्मक खेल, तीसरा गति वाले खेल। ठीक है, खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से खेल खेले जाते हैं? मानसिक व स्पर्धात्मक खेल, दूसरा रचनात्मक खेल, तीसरा गति वाले खेल। 3 खेल इसमें खेले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, आपको अध्यापक क्यों बनना चाहिए? ठीक है, आपको अध्यापक क्यों बनना चाहिए? तो इसका देखिए आंसर, बहुत अच्छा आंसर है इसका, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। ठीक है, अच्छा, कई लोग, अधिकतर 99% लोग अध्यापक किस लिए बनते हैं? सैलरी के लिए। ठीक है, 99% लोग अध्यापक किस लिए बनते हैं? सैलरी के लिए बनते हैं। उनका मेन जो टारगेट होता है सैलरी। हाँ, ये हम नहीं कह रहे कि सैलरी नहीं लेनी चाहिए, सैलरी लेनी चाहिए। आप कोई भी काम करो तो उसकी सैलरी मिलना ज़रूरी है, लेकिन पहला टारगेट आपका टीचर बनना होना चाहिए। आपको समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए टीचर बनना चाहिए। और यहाँ पे मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सैलरी पाना। और इसीलिए क्या होता है, जो सैलरी के चक्कर में बहुत सारा आंदोलन खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। मेन टारगेट उनका सैलरी होता है। अगर उनको शिक्षक बनना होता तो वो एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। और बहुत सारे ऐसे समाज में उदाहरण हैं जो सैलरी मिले अदरवाइज ना मिले, बिना सैलरी के भी वो लोग बहुत महान शिक्षक बन के इस दुनिया से चले गए। बहुत सारे, जैसे आचार्य चाणक्य को ले लो, कबीर को ले लो आप, ये बहुत महान शिक्षक थे। इनको कौन सैलरी देता था? कोई सैलरी नहीं देता था, लेकिन फिर भी इन्होंने समाज को एक आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए काम किया था, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख करके एक सरकारी अध्यापक बन गए तो आप एक अच्छे शिक्षक बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए जो शिक्षक के अंदर होना है। शिक्षक का जो मेन काम है, यानी कि समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करना, अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो आप वेतनभोगी टीचर हो। ठीक है, आप केवल टीचर इसलिए बने हो कि मुझे वेतन मिलता जाए बस, और मेरा जीवन यापन उस वेतन से आसानी से हो जाए। आप अपने स्वार्थ के लिए अध्यापक बन गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक के कंधों पर पूरे देश का भार होता है। अगर असलियत में देखा जाए तो शिक्षक देश की काया पलट कर सकता है। क्यों? शिक्षक के हाथ में बच्चे होते हैं, और एक शिक्षक चाहे तो बच्चों को ऐसा बना सकता है। आपने वॉटसन की थ्योरी पढ़ी होगी, तो वॉटसन क्या कहते हैं कि तुम मुझे चाहे जैसा बच्चा दे दो, एक छोटा नवजात बच्चा दे दो, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा मुझे माहौल दे दो, उसके बाद जैसा चाहूँ मैं बच्चे को बना सकता हूँ। तो एक शिक्षक की भूमिका की तरह बोल रहे हैं, शिक्षक को मन में ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं वॉटसन की जैसा चाहो तुम वैसे बच्चे को बना सकते हो। तो ये शिक्षक के हाथ में होता है। शिक्षक जैसा चाहे बच्चे को बना देगा, वही बच्चा बड़ा होकर के समाज का निर्माण करता है। तो शिक्षक के, अगर आप गहराई से सोचो तो शिक्षक के कंधों पे बहुत बड़ा भार होता है, यानी कि पूरे देश का भार होता है। वह जैसा चाहे उसको बना सकता है। आचार्य चाणक्य कौन थे? चाणक्य एक शिक्षक ही तो थे, जिन्होंने अपनी कूटनीति से, अपनी विद्या से पूरे देश के शासन को बदल के रख दिया था। और एक छोटे से
बालक को, जो बिल्कुल एक गरीब घर का था, उसको जा कर के देश का राजा बना दिया था। तो अगर एक शिक्षक चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, तो एक शिक्षक को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। वेतन भी ज़रूरी है, वेतन भी लेते रहिए, लेकिन केवल वेतन भोगी शिक्षक मत बनिए। वेतन भोगी शिक्षक अगर आप बनेंगे तो समाज कुरूप और विकृत हो जाएगा। तो चलिए अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 73, आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग कैसा होता है? आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग कैसा होता है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग कैसा होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस सन में स्थापित की गई? मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला किस सन में स्थापित की गई? तो 1879 में जर्मनी में स्थापित की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पे, आगमन विधि किसका मार्ग है? जो आगमन विधि है किसका मार्ग है? तो वो है बुद्धि का मार्ग। क्वेश्चन नंबर 76, निगमन विधि किसका मार्ग है? अनुकरण का। निगमन विधि किसका मार्ग है? तो अनुकरण का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 77, मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मनोविज्ञान शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, शैक्षिक प्रक्रिया में प्रमुख अंग कौन से हैं? शैक्षिक प्रक्रिया में प्रमुख अंग कौन से हैं? तो शैक्षिक प्रक्रिया में जो प्रमुख अंग हैं वो आपकी शिक्षण प्रक्रिया है, मूल्यांकन है और पाठ्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 79, वृद्धि और विकास में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? वृद्धि और विकास में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि और विकास कैसे हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि होगी तब जाकर के विकास होगा, और विकास होगा तभी वृद्धि होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80, प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो अच्छा शिक्षण। प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा शिक्षण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 81, संग्रह की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये बाल्यावस्था में, यानी कि बालक में। ठीक है। संग्रह की जो प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, शिक्षक को शिक्षण के समान सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर प्रमुख रूप से किस बात का ध्यान करना चाहिए? ठीक है। जो शिक्षक होता है, शिक्षक को शिक्षण के समान सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर प्रमुख रूप से किस बात का ध्यान करना चाहिए? तो इसका आंसर है विषय वस्तु से पूर्णतः संबंध हो। ठीक है। जो भी आप टॉपिक चुनो वो क्या हो? वो आपके विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित होना चाहिए। ठीक है। ये देखिए, विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित होना चाहिए, पूरी तरीके से संबंध हो जो आपके विषय वस्तु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, शिक्षण विधि से क्या तात्पर्य है? शिक्षण विधि से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षक किस तरह या किस तरीके से पाठ्य वस्तु को छात्र तक पहुंचाता है? शिक्षण विधि से क्या तात्पर्य? शिक्षण विधि से तात्पर्य है कि शिक्षक किस तरह या किस तरीके से पाठ्य वस्तु को छात्र तक पहुंचाता है। क्या तरीका है, किस विधि से पहुंचाता है, यही शिक्षण विधि कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, किस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? किस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि। अगर आप प्रश्न लगातार बच्चों से पूछते रहते हैं तो आपकी क्लास में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और आप इसका प्रैक्टिकल करके देखना, तब ये आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, जिन संवेगों से व्यक्ति को सुख मिलता है वह संवेग कौन सा है? जिन संवेगों से व्यक्ति को सुख मिलता है वह संवेग कौन सा है? ठीक है। तो वह संवेग है आपका धनात्मक। धनात्मक
जो संवेग होते हैं उनसे व्यक्ति को सुख मिलता है और जो भी ऋणात्मक संवेग होता है उनसे व्यक्ति को दुख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 86, शिशु के संवेग में स्थिरता कब देखने को मिलती है? शिशु के संवेग में स्थिरता कब देखने को मिलती है? ठीक है, जब उम्र बढ़ती है उसकी, जब उसकी उम्र बढ़ती है तब शिशु के संवेग में स्थिरता देखने को मिलती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तैसे तैसे उसके संवेग में थोड़ी स्थिरता आती जाती है। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार संवेग क्या है? तो राग और द्वेष। भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार संवेग क्या है? राग और द्वेष है। ठीक है, भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने केवल 2 ही संवेग बताए हैं, एक राग और एक द्वेष। ठीक है, वैसे संवेग तो काफ़ी होते हैं लेकिन भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 88, एकाकीपन संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? एकाकीपन संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? तो सामूहिकता। एकाकीपन संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से? सामूहिकता से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, शरणागति मूल प्रवृत्ति का संवेग कौन सा है? शरणागति मूल प्रवृत्ति का संवेग कौन सा है? तो करुणा। शरणागति मूल प्रवृत्ति का संवेग कौन सा है? करुणा है। क्वेश्चन नंबर 90, भय से आदमी भागता है तो संवेग से क्या होता है? भय से आदमी भागता है तो संवेग से क्या होता है? उसमें क्रियात्मकता आती है। भय से आदमी भागता है तो संवेग से उसमें क्रियात्मकता आती है। क्वेश्चन नंबर 91, वैचारिक मतभेद की स्थिति किस अवस्था में आती है? वैचारिक मतभेद की स्थिति किस अवस्था में आती है? तो किशोरावस्था में आती है। वैचारिक मतभेद की स्थिति किस अवस्था में आती है? किशोरावस्था में आती है। 92, संख्या दोहराने की प्रवृत्ति किस उम्र में पाई जाती है? संख्या दोहराने की प्रवृत्ति किस उम्र में पाई जाती है? तो 3 वर्ष में पाई जाती है। संख्या दोहराने की प्रवृत्ति किस उम्र में पाई जाती है? 3 वर्ष में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 93, 90% मन का विकास किस अवस्था में हो जाता है? जो 90% मन है उसका विकास किस अवस्था में होता है? तो 3 वर्ष में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, प्रातिम यानी कि अक्ल के दांत कितने होते हैं? जो प्रातिम दांत होते हैं यानी कि जो अक्ल के दांत होते हैं वो कितने होते हैं? तो बता दें कि अक्ल के दांत यहाँ पे 4 ही होते हैं। 4 दांत अक्ल के होते हैं। अगला क्वेश्चन है 95, मानसिक विकास का क्रम क्या है? मानसिक विकास का क्रम क्या है? तो मानसिक विकास का क्रम है पहले संवेदना, फिर प्रत्यक्ष और फिर प्रत्यय। ये मानसिक विकास का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 96, शारीरिक विकास में स्थायित्व कब आता है? शारीरिक विकास में स्थायित्व कब आता है? तो ये आता है किशोरावस्था में। शारीरिक विकास में स्थायित्व किशोरावस्था में आता है। क्वेश्चन नंबर 97, दिवा स्वप्न या कल्पना लोक में विचरण करने की अवस्था कौन सी? दिवा स्वप्न या कल्पना लोक में विचरण करने की अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा दिवा स्वप्न कल्पना करता है। वो कल्पनाओं में अपना खोया रहता है हमेशा और रोज़ नई कल्पनाएं करता रहता है, यानी कि अमूर्त चिंतन भी वो करता रहता है। अमूर्त चिंतन ये किशोरावस्था में शुरू हो जाता है। दिवा स्वप्न की स्थिति उसकी बन जाती है, दिन में सपने देखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 98, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति का केंद्रीय तत्व पाया जाता है? किस अवस्था में काम प्रवृत्ति का केंद्रीय तत्व पाया जाता है? तो किशोरावस्था। किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति की सबसे ज़्यादा तीव्रता पाई जाती है। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, पाया भी जाता है और सक्रिय भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 99, स्वतंत्रता की भावना किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता की भावना किशोरावस्था से संबंधित है। किशोर जो होता है वो स्वतंत्र होना चाहता है, उसमें अंदर स्वतंत्रता की भावना बहुत ही तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 100, बच्चा जो कुछ पहले से जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाए जो वो नहीं जानता, तो यह किस प्रकार की क्रिया है? बच्चा जो कुछ पहले से जानता है उसको आधार बनाकर उन बातों को बताया जाए जो वो नहीं जानता है,
तो यह किस प्रकार की क्रिया, तो यह अज्ञात से अज्ञात की ओर है। ठीक है, अगर वो कुछ जानता है, कोई चीज़ जानता है, तो उसी को आधार बना करके क्या बताया जाए, उसको कोई नई चीज़ बताई जाए, तो यह होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जीव है या कोई वस्तु है, एक जैसी दो वस्तु दिख रही हैं, है ना, तो उन्होंने बता दिया कि हाँ वो ऐसा होता है। ठीक, और किसी भी चीज़ का आप उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आम खा रहे हैं आप हरा, है ना, तो हरे रंग का बच्चे को उदाहरण दे सकते हो कि देखो ये हरा रंग है, जैसा तोते का रंग होता है, जैसे आम का रंग होता है, हरे आम का रंग होता है। तो एक बात का उदाहरण लेके आपके दूसरे को बता सकते हो, या कोई नई चीज़ भी बता सकते हो, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है। तो इसको कहते हैं क्या, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, तो ये हमारा 7वें अध्याय का दूसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और 8वें अध्याय का पहला पार्ट जल्दी आएगा। तो 8वें अध्याय में की नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाए जल्दी से, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही 8वें अध्याय की क्लास शुरू हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप समय से इनको जैसे क्लास होती जाए आप इनके नोट्स बनाते जाइए, कंप्लीट करते जाइए, इनको याद करते जाइए। और जैसे ही हम ये पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, उसके बाद में लेंगे टेस्ट में देखते हैं, इसी में MCQ क्लास चलेगा, इसी में टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट में देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं, उसमें फिर रैंकिंग करी जाएगी। और